हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का आज 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट की का एग्ज़ाम था। तो आज उसके रिलेटेड हम एग्ज़ाम एनालाइज लिखा है, जिसमें 100% रियल क्वेश्चन है, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे जो आपको आगे आने वाले आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु का नाम पहले बेंगलुरु था, जो भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इसकी आबादी 10 मिलियन और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यह देश का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और यह डेक्कन के पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? इसका आंसर है घग्गर और तिस्ता। गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। यह उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है। यह मैदान मिट्टी, गाद, रेत और बजरी के मिश्रण से बना चतुष्कोणीय जलोढ़ है। गंगा मैदान में ये राज्य आते हैं: हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी के बारे में कुछ और जानकारी है, जैसे गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। गंगा नदी देवप्रयाग तक घाटी में उतरती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होकर गंगा नदी बनती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी को प्रमुख सहायक नदी यमुना और सोन नदी है। गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए चले और कमेंट करें आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर है गुजरात। कपास उत्पादन में गुजरात भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साल 2023-24 में गुजरात ने 9,056.99 हजार गांठ प्रत्येक, यानी कि 170 किलोग्राम प्रत्येक गांठ का कपास का उत्पादन हुआ था। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है। भारत में कपास की खेती 3 अलग अलग कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में होती है, जैसे उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत में कपास उत्पादन के लिए जरूरी बातें: भारत में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में होता है। इन चारों राज्यों को मिलाकर भारत को कपास की टोकरी भी कहा जाता है। इन चारों राज्यों को भारत की कपास की टोकरी कहा जाता है। भारत में कपास उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। भारत में कपास मिलों की सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र को कॉटन पॉलिसी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में कपास से बने वस्त्रों को सूती वस्त्र कहा जाता है। कपास के में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सा स्थान था? इसका आंसर है 39वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 देशों में 39वें स्थान पर था। यह रैंकिंग 9 सालों में 42 स्थानों के साथ 42 स्थानों की छलांग है। साल 2015 में भारत की रैंकिंग 81वीं थी। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा गठन यानी WIPO ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल के सहयोग से तैयार किया था। यह सूचकांक दुनिया की अर्थव्यवस्था को उनकी नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शामिल हुए टॉप 3 देश ये है: पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा था, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी? इसका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। कपूरथला में राजा हरनाम सिंह की पुत्री राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली जवाहरलाल नेहरू सरकार में वर्ष 1957 में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला और बाद में वह 1964 तक राज्यसभा सदस्य भी रही थी। अगला क्वेश्चन है,
गांधी इरविन समझौता को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है दिल्ली समझौता। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के बारे में कुछ जरूरी जानकारी है, जैसे इस समझौते का मकसद सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना था। इस समझौते के जरिए कांग्रेस और सरकार का बराबर का दर्जा दिया गया था। इस समझौते के मुताबिक हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था। इस समझौते के मुताबिक भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार भी पेश किया गया था और इस आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर वापस भी बुलाया गया था और तथा आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को भी वापस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? इसका आंसर है विनय पत्रिका। तो गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास ने रामायण के आधार पर यह महाकाव्य लिखा था। साहित्य के इतिहासकारों के मुताबिक तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 में रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं है जैसे हनुमान चालीसा, राम लल्ला नछहु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली और विनय पत्रिका के साथ साथ कृष्ण गीतावली भी है। अगला क्वेश्चन है, सागा दाव किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर है सिक्किम। सागा दाव त्योहार सिक्किम राज्य का में मनाया जाता है। यह सिक्किम के सबसे बड़े और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसे ट्रिपल बेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। सागा दावा त्योहार के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे यह त्योहार महायान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति को दर्शाता है। तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा को सागा दावा त्योहार मनाया जाता है। इस महीने को सिक्किम के बौद्धों के लिए शुभ माना जाता है। इस महीने में अलग अलग मठों की प्रार्थना की जाती है। भारत के बाकी हिस्सों में भी इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति तीनों चीजें हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतनक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो यह नारा उन्होंने ही दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करते हुए चले, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में लोकतंत्र की 7वीं वर्षगांठ किस देश ने मनाई? इसका आंसर है फिनलैंड ने। अगला क्वेश्चन, एथलीट तेजस सैनी ने 13.08 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया, वो किस खेल में है? इसका आंसर है 100 मीटर बाधा दौड़ में। अगला क्वेश्चन है, हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम तनाव सीधे खिंचाव के अनुपात में होता है जब तक कि लोच की सीमा पार न हो जाए। यानी कि हुक का नियम किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्तार के बीच संबंध बताने वाला नियम है। यह भौतिकी का एक सिद्धांत है। इस नियम का इस्तेमाल इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। हुक के नियम की कुछ खास बातें हैं, जैसे इस नियम को ब्रिटिश भौतिक शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। हुक के नियम के मुताबिक किसी वस्तु का विरूपण बल या भार के सीधे अनुपातिक होता है। इस नियम का गणितीय सूत्र F बराबर kx है। यहाँ F एक बल है, k एक स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है और x एक विस्तारक है। इस नियम के मुताबिक स्प्रिंग की लोच उसके विस्तार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम के मुताबिक किसी स्प्रिंग को एक निश्चित सीमा तक फैलाने तथा स्थिर करने के लिए जरूरी बल उस निश्चित दूरी के लिए सापेक्ष होता है। इस नियम का इस्तेमाल यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग बलों के तहत चीजें कैसी चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है विजय रहाटकर।
विजया राहटकर बनी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्ष 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष रही है। अगला क्वेश्चन है, भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में भारी उद्योग के जुड़ी प्रावधान कई पंचवर्षीय योजना में रहे हैं। इनमें से कुछ योजनाएं ये है, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना में दोनों में शामिल थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट लगाए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग क्षेत्र के लिए प्रावधान किया 10वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से आरपीएफ में क्वेश्चन आ रहा है पंचवर्षीय योजना के लिए, उसके लिए हमने पहले से ही पंचवर्षीय योजना से 5 ईयर प्लान के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? मतलब चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से जुड़ी है। यह संविधान के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के मुताबिक है। चौथे अनुसूची में ये प्रावधान है, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा की सीटें मिलती हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या तय होती है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी के आधार पर होता है, यानी ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी और कम आबादी वाले राज्यों को कम सीटें मिलेंगी। संविधान के मुताबिक राज्य की बैठक में शामिल होने की अधिकतम दस्ता 250 है। इसमें 238 सीटें चुने गए सदस्यों के लिए होती है और 12 सीटें मनोनीत सदस्य के लिए होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुद्रोष्म प्रक्रिया यानी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, न ही निकासन। यानी कि रुद्रोष्म प्रक्रिया एडियाबैटिक प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रणाली और उसके आसपास के परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इस प्रक्रिया में सिस्टम में न तो कोई ऊष्मा प्रवेश करती है, न ही कोई भी बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया का उदाहरण है जैसे वायुमंडल में वायु पार्सल का तेजी से ऊपर उठना या नीचे उतरना, किसी टायर की ट्यूब का अचानक फटना, डीजल इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान ईंधन वाष्प का तापमान बढ़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति में लुधियाना ने किसने नेतृत्व किया था? इसका आंसर है निहाल सिंह उर्फ बाबा महाराज सिंह। 1857 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इस क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में हुई थी। इस क्रांति में बेगम हजरत महल ने अहम भूमिका निभाई थी। वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इस क्रांति में अशांति आगरा, इलाहाबाद और आंवला में भी फैली थी। अंबाला में बंगाल सेना के कमांडर इन चीफ जनरल एसोन को लगा था कि कारतूसों को लेकर विद्रोह होने वाला है। इस क्रांति को भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम माना जाता है। इस क्रांति के बारे में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर में लिखी थी। 1857 क्रांति की असफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। देसी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति कब बनी थी? इसका आंसर है 25 जुलाई 2007 को। 19 जुलाई 2007 को हुए चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने लगभग 2/3 वोट हासिल किए थे और 25 जुलाई 2007 को भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनी थी। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिचितों के साथ इसे शेयर करें, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
लिंक मिल जाएगी, उसमें आप क्लिक कर से वीडियो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो वीडियो है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।